तो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन रेस्पेक्ट टू ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैप वीकेस्ट है, इससे बना हुआ सिग्मा बॉन्ड वीक होगा। एसपी ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है, इससे बना हुआ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा। और पीपी ओवरलैपिंग ज्यादा और ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया बढ़ गया तो इससे बना हुआ सिग्मा बॉन्ड और ज्यादा अच्छा या ज्यादा स्ट्रेंथ। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना क्लोज शेल्स होंगे जैसे 2p तो उनका ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होगा। अगर शेल्स के बीच में एनर्जी गैप बढ़ रहा जैसे 2p 3p 2p 4p, तो जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वो वीक होते चले जाएंगे। तो इफ द एनर्जी गैप इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो जितना कम एनर्जी गैप होगा उतने ज्यादा अच्छे होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। नाउ हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। केस नंबर 1, इसका नाम है पी पाई पी पाई। और इस केस में देयर इज ए साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। साइडवाइज ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं बच्चों। लेट अस कंसीडर द 2p ऑर्बिटल्स। शर्त यही है कि दोनों p ऑर्बिटल्स एक ही एक्सिस में होने चाहिए। 2px हो, 2py हो या 2pz। अगर एक्सिस चेंज हो गई तो फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं। ये वाली इसके साथ और ये वाला लोब इसके साथ, दो लोब्स होते हैं। इसको ऐसे भी दिखा सकते, ओवरलैपिंग एरिया काफी कम है। ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दोनों p ऑर्बिटल्स, ये भी p ये भी p मिलकर पाई बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम है p पाई p पाई। ठीक। केस नंबर 2, p पाई d पाई। अगर मैं p पाई d पाई ऑर्बिटल्स की बात करूं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि p का ओवरलैपिंग d के साथ हो। तो अगर कोई d ऑर्बिटल किसी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में टेक पार्ट कर जाता है थोड़ा बढ़िया बनाना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं। तो इस तरीके का ओवरलैपिंग, इस तरीके का पाई बॉन्ड p पाई d पाई कहलाता। ठीक है, ये भी साइड वाइज।
केस नंबर 3, डी पाई पाई बॉन्ड। समझ गए होगे आप लोग कि दो डी ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करें तो उस केस को डी पाई बॉन्ड का। अब एक चीज मैं और बताऊं, जैसे एक एग्जाम्पल लो, ये तो ओवरलैपिंग की बात यहां तक मैंने बताई। एक एग्जाम्पल लो, के डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में मैंने कहा एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। बेटे अगर दो एटम्स हैं, एक एटम ए ये है, एक एटम ए ये, और ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही, थोड़ा सा मोटा बनाऊंगा, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो पाई बॉन्ड कहां अवेलेबल है, ध्यान देना, पाई बॉन्ड कहां अवेलेबल? पाई बॉन्ड इज अवेलेबल outside the sigma bond in this way. दोनों तरफ से इसको घेरे रखे। ये रेड वाला पोर्शन पाई बॉन्ड और ये ब्लू वाला पोर्शन सिग्मा बॉन्ड। ये जो ब्लू है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो मान लो अगर कोई भी रिएजेंट अटैक करता है तो वो सिग्मा बॉन्ड पे डायरेक्ट अटैक कर सकता है क्या? यस और नो? नो सर। नहीं, नो सर। उसको पाई बॉन्ड पर ही अटैक करना पड़ेगा। ऑल्दो पाई बॉन्ड इज वीक इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड, लेकिन वीक होने की वजह से वहां अटैक हो रहा है ऐसी बात नहीं। सिग्मा बॉन्ड तो, जो पाई बॉन्ड है वो तो सिग्मा बॉन्ड को पूरी तरीके से कवर किया हुआ, तो अगर अटैक करना होगा तो पहले पाई ही टूटेगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट वीबीटी का है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ऑल्दो nowadays the theory got failed, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग हाइपोथेटिकल कहने लगे हैं, लेकिन बॉन्डिंग का इसने एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया दिया था और कई जगह एप्लीकेबल है। nowadays MOT is a very good theory, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हम लोगों को इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और हम लोगों को बॉन्डिंग के बारे में इससे ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू वीबीटी की अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो सिग्मा और पाई की मैं बात कर रहा हूं, उसमें डायरेक्ट रिएजेंट का जो अटैक होगा वो पाई बॉन्ड पर ही होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ से घिरा हुआ। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने जो है रोल्स खाए होंगे, ब्रेड रोल आता है, क्रीम रोल आता है। क्रीम जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और उसके ऊपर जो ब्रेड लपेटी हुई है ना वो पाई। तो जब आप उसे खाते हैं तो डायरेक्ट दांत कहां पर जाके अटैक करती है? ब्रेड पर, ना कि क्रीम पर। ये समझिए इस चीज। बच्चे हमेशा कहते हैं सर ऊपर सिग्मा नीचे पाई, तो ऊपर सिग्मा नीचे पाई तो फिर अटैक जो है पाई। जैसे मैं कहूं कि अगर ये कह दूं कि ये सिग्मा और ये पाई, और कोई भी सब्सटेंस में कहता हूं ई पॉजिटिव अटैक करता, तो ई पॉजिटिव ऊपर वाले से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर सिग्मा नीचे पाई नहीं होता ना, पाई इसके चारों तरफ। इस बात को हमेशा ध्यान, मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
तो ये चीज अच्छी तरीके से ध्यान दो, वीबीटी समझ में आनी चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ क्या। तो ये तो मैंने आपको बताया द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब जरा ध्यान दीजिए, बेटे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था वैलेंसी कॉन्सेप्ट, वो फेल हो गई। तो ये थ्योरी आई जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine, they form a molecular orbital. इसके अकॉर्डिंग वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है, दोनों न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग क्राइटेरिया पे बेस्ड। जिस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाने जा रहे हैं उस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात सुन। वी आर गोइंग टुवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। When two orbitals, टू और मोर, टू की बात नहीं कर, टू और मोर, टू और मोर ऑर्बिटल्स अंडरगो एक काम करो, थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ी एनर्जी की बात कर लेते हैं, एक ही लाइन में बात हो जाएगी, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ अबाउट इक्वल एनर्जी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अबाउट इक्वल एनर्जी, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, दे फॉर सेम नंबर ऑफ hybrid orbitals of exactly equal energy। यहां पे कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से देखें। पहला वर्ड अबाउट इक्वल एनर्जी।
के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते, सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने टेक पार्ट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होगी। जो टेक पार्ट कर रहे थे उनकी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन जो बन रहे हैं उनकी एग्जैक्टली इक्वल है। हाइब्रिड हाइब्रिड वर्ड का मतलब होता है नॉट प्योर, प्योरिटी खत्म हो जाएगी। अगर एक एस और एक पी आपस में कंबाइन करें तो बनने वाले जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो न तो एस होंगे और ना ही प्योरली पी होंगे, वो हाइब्रिड हो। तो हाइब्रिड वर्ड का मतलब है नॉट प्योर। मैं एक छोटा सा जो एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, समझिए। एक एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल और एक पी ऑर्बिटल will undergo hybridization. They will form two. दो ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं तो टू, और एक एस और एक पी, ये एस है और ये पी, तो टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये तो सही है कि एस और पी की एनर्जी बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगी। 2s और 2p भी कंबाइन करें तो भी सेम नहीं, तो 2s और 2p भी कंबाइन करें तो भी सेम नहीं है, तो लगभग अबाउट इक्वल। इसका मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच के ऑर्बिटल्स ही कंबाइन कर रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर। तो क्लोजेस्ट अप्रोच के कितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं? दो। बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? दो। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, और हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। s का ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल, p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप न तो प्योरली s न ही प्योरली p, समवॉट दिस टाइप। ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ऐसे दो ऑर्बिटल बने, समझ बात आ रही नहीं? टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये sp के। अच्छा, अब मैं शेप नहीं बना रहा, डायरेक्टली लिखे दे रहा हूं। एक s और दो p आपस में कंबाइन कर तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? तीन। तीन क्या बनेंगे? sp2, एक s दो p, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगला आप लोग बताएंगे, एक s और तीन p आपस में कंबाइन कर, बोलो। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4, नाम क्या होगा? sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक s, तीन p, एक d, 5। अब d में अभी वेरिएशंस हो जाएंगे, बताऊंगा मैं आपको। 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, इन चारों की एनर्जी सेम होगी, इन पांचों की एनर्जी सेम होगी। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम। यहां हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो मैंने लिख दिया है, फिर भी लिख देता हूं, sp2। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। On the basis of hybridization and the valence bond theory,
ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बना उसकी शेप के बारे में बात की गई। कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी बताई जिसका नाम था वेस्पर कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी बात करेंगे वेस्पर कॉन्सेप्ट। नाम लिख के दे रहा हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या कॉन्सेप्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे वो लोन पेयर्स हैं। तो जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो बचे हुए हैं जो नहीं टेक पार्ट कर रहे वो लोन पेयर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो आइडियल शेप बनेगी और लीस्ट रिपल्सन होगा। नाम देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। नाम समझ में आ रहा है? ये रिपल्सन के बारे में बता। बॉन्ड पेयर में लीस्ट रिपल्सन, बॉन्ड पेयर के साथ अगर लोन पेयर आ रहा है तो रिपल्सन इंक्रीजेस, और अगर लोन पेयर कहीं डेवलप हो रहा है तो रिपल्सन इज हाईएस्ट। लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिपल्सन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो हमको आइडियल शेप मिलेगी वो तब मिलेगी जब सारे बॉन्ड पेयर्स। अब मैं एक छोटी सी टेबल बना के आपको दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। टेबल देखिए, सबसे पहले यहां हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, आइडियल शेप, इसको ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब इन वर्ड को समझिए, मैंने शेप नहीं लिखा, मैंने आइडियल शेप। मतलब यहां पर मैं लोन पेयर की बात ही नहीं करूं। जैसे ही लोन पेयर की बात करूंगा रिपल्सन बढ़ जाएगा, आइडियलिटी खत्म हो जाएगी और बॉन्ड एंगल वो भी आइडियल, आइडियल बॉन्ड एंगल। चलिए, पहला हाइब्रिडाइजेशन sp, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 या 2 बॉन्ड पेयर लिख सकते हैं आप। लिख देता हूं बॉन्ड पेयर bp,
BP मतलब बॉन्ड। आइडियल शेप लीनियर, आइडियल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 बॉन्ड पे। आइडियल शेप ट्राइंगुलर प्लेनर, आइडियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp3 4 बॉन्ड पेयर, आइडियल शेप टेट्राहेड्रल। ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखिएगा 1 डिग्री में 60 मिनट्स हो, तो इट इज 32 मिनट्स लेस देन 110 डिग्री। ठीक है ना, 32 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 32 मिनट्स लेस देन 110 डिग्री। sp3d 5 बॉन्ड पेयर, और इसको ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। आइडियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री। 3 बॉन्ड एंगल पाए जाते, तीनों समझाऊंगा। अधिकतर 2 लिखे होते, मैंने 3 लिखे हैं आपके लिए, ध्यान रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, sp3d2 6 बॉन्ड पेयर्स। ऑक्टाहेड, आइडियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री। एक और थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, दूसरे पेज में ही लिख देता हूं। sp3d3 7 बॉन्ड, आइडियल शेप पेंटागोनल बाइपिरामिड। लगभग 72 डिग्री के आसपास का बॉन्डिंग। ये आपका वेस्पर कॉन्सेप्ट है, जो आपको हाइब्रिडाइजेशन के निकालते समय काफी काम है। थोड़ा सा एक मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल देता हूं। ये टेबल याद होनी चाहिए, ये धीमे धीमे याद हो जाएगी, अगर नहीं याद है तो। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं और उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें मैं ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाऊंगा। बाद बाकी केसेस में हम लोग जो है बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करेंगे। देखिए, नंबर पहला है BCl2, अधिकतर सेंट्रल एटम या इकलौता जो बचा होता है वो हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट करता है।
बेरिलियम टेक पार्ट करेगा, 4 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 का कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड शेल प्रेजेंट है, इसलिए देयर इज आल्सो ए 2p0 2p0 पूरा शेल होगा। p में इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन p अवेलेबल। इफ देयर विल बी ए रिक्वायरमेंट देन द इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट फ्रॉम s to p। अगर रिक्वायरमेंट है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा s से p। तो जो ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखना, आउटर जो होगा शेल विल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो जो आउटर शेल है उसको बना लीजिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट। दो चार समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लोरीन 17 और इसका लास्ट 3p5 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसका हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर रहा है, the atom taking part in hybridization uses its last shell, और ये साइड एटम्स हैं, यूज लास्ट सब शेल। तो 3p5 लिया। कितने क्लोरीन एटम्स हैं? 2। 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर 5। जो हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट नहीं कर रहा, जो साइड एटम्स हैं, उसके ऑर्बिटल्स देखो कितने खाली हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, खाली मतलब अनपेयर्ड कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो। क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड है, लेकिन 2 क्लोरीन है, इसलिए अब हमारे पास दोनों एटम में एक एक अनपेयर्ड है, तो टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, नीचे टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है साइड एटम के पास। तो जो हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर रहा है उसको उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो नाउ यू हैव टू एक्साइट इट। तो हमको क्या काम करना पड़ेगा कि यहां से हमको एक्साइट कराना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस p में एक्साइट होके पहुंच जाए, और ये एक्साइटेड स्टेट, ये सिग्मा बॉन्ड इसके साथ ओवरलैपिंग से बनेगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और यहां से ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। क्या हुआ ये भी देखना जरूरी है। ये 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर गए, तो कितने प्योर ऑर्बिटल बचे? 2 प्योर p बच गए। एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर। अगर एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर गया तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो आया sp। बेरिलियम में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ध्यान से देख, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये,
हाइब्रिड की शेप तो ऐसी होती। इसके साथ p का एक ऑर्बिटल सिग्मा बना रहा, तो p का ऑर्बिटल हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग वाली ओवरलैपिंग। वैसे तो हाइब्रिड के साथ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो तो सिग्मा ही बनाएगा हाइब्रिड के साथ। इसका मतलब ये जो बेरिलियम है इसने एक सिंगल बॉन्ड से इस क्लोरीन से जुड़ा, एक सिंगल बॉन्ड से इस क्लोरीन से जुड़ा, और ये मिनिमम रिपल्सन एक्वायर करने के लिए 180 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। कैसी शेप हो गई? ज्योमेट्री लीनियर। 2-4 मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स hybridization takes place without excitation, in which of the following compound hybridization takes place after excitation। जो मैं आपको ट्रिकी गेम सिखाऊंगा उसमें आप एक्साइटेशन नहीं निकाल पाओ, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट सीख। कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा तो ट्रिक तो मैं 1 सेकंड में सिखा दूंगा आप, उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सब निकाल लोगे, कोई भी प्रेजेंट हो सारे निकाल लो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि किसमें पी पाई प्रेजेंट है, किसमें पी पाई डी पाई प्रेजेंट है, किसमें एक्साइटेड स्टेट प्रेजेंट है, तो आप फंस जाओगे। बच्चे यही गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट न सीख के ट्रिक सीख लेते हैं और वहां जाते हैं, वहां ट्रिक काम नहीं करती। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो ट्रिक नहीं काम करेगी, इसकी मैं गारंटी दे दूं। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ट्रिक में आपको 10 मिनट के अंदर अंदर सारी ट्रिक आ जाए। ये जो है पहला मैंने आज आपको हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल दिया, और हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूंगा। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन सारा पढ़ा दूं तो ही इसके क्वेश्चंस ट्राई करना। अभी सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना मैं बता, समझ बता रही नहीं आ रही? मिलते हैं आप लोगों से बेटा नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू। वेलकम बेटे।